हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम 2 फरवरी 2022 का द डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज का जो एनालिसिस है ये थोड़ा सा स्पेशल है। इट इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूनियन बजट। तो यूनियन बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर ऑफ न्यू पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट वो इसमें यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नाउ बिफोर दैट वी विल हैव सम बेसिक्स ऑफ द यूनियन बजट। तो अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 है which says that the president shall cause to lay the annual financial statement before both the houses of parliament। जो हमारे houses of parliament that is राज्य सभा and लोक सभा, and it should include the estimated receipt and expenditure of the government। अच्छा, जो यूनियन बजट होता है वो हमेशा जो फाइनेंशियल आउटले होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। फॉर एग्जांपल जो करंट फाइनेंशियल ईयर है विच विल टर्मिनेट ऑन 31 मार्च, ठीक है, इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो होता है 2022-23। तो जो ये यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया है इट इज़ फॉर द ईयर 2022 एंड 23। तो इसमें हमारे 4 क्वार्टर्स होते हैं। ईच क्वार्टर कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब हम इसमें थोड़े से हाइलाइट्स देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट हाईलाइट है इट इज़ अबाउट टैक्स ऑन वर्चुअल एसेट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने खुद प्रपोज किया है फॉर लॉन्चिंग द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अलॉन्ग विद दैट द गवर्नमेंट हैज़ मूटेड टैक्स ऑन वर्चुअल एसेट्स। तो यहाँ पे 30% टैक्स होगा ऑन इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में वी टेक क्रिप्टो करेंसीज। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी है। एंड सेकेंड इज नॉन फंजिबल टोकन, NFTs कहते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स ये एक डिजिटल लेजर होता है एंड इट इज़ अ नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट। मतलब जैसे कि कॉइन्स हैं या करेंसी कोई भी है वो इंटरचेंजेबल होता है बिकॉज ओनरशिप चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। नॉन फंजिबल टोकन्स जो होते हैं इट इज़ नॉन इंटरचेंजेबल यूनिट ऑफ डेटा एंड दिस डेटाज आर स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस HIFO। जो 30% टैक्स होगा इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब ये होगा कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन में किसी भी इंडिविजुअल के डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू होगा जिस करेंसी का उसको ही पहला ट्रांजैक्शन माना जाएगा और टैक्सेस उसी के बेसिस पे होंगे। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट दी 5G सर्विसेज। सो हमने बात किया था कि टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था। तो पहला जो रिफॉर्म हुआ था इट वाज रिलेटेड टू AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज़। तो अब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ नहीं इंक्लूड होंगे, ओनली टेलीकॉम रिलेटेड रेवेन्यूज़ ही इंक्लूड होंगे। सेकेंड, दिस सेक्टर वॉज लिबरलाइज्ड एंड थर्ड, अ टाइमलाइन वॉज गिवन दैट 5G सर्विसेज इज गोइंग टू रोल आउट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पे भी बजट में announcement हो गया है that 5G services will roll out in financial year 2022-23। See, whenever we write like this financial year 23 it means we are talking about financial year 2022-23। इसमें एक जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ दिस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जिसको हम USOF भी कहते हैं। सो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, it was established by an act of parliament in April 2022 and it was established under the Indian Telegraph Amendment Act 2003। अब इस फंड का हम क्या यूज़ करते हैं? सो इन इंडिया देयर आर मैनी एरियाज विच आर इनएक्सेसिबल और कमर्शियली वायबल नहीं है प्राइवेट कंपनीज के लिए कि वो वहाँ पे टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे लगाएं। तो ऐसे एरिया में डिजिटल पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये फंड का यूज़ होता है। Now the next news is that FM retains tax slabs and allows updated returns। तो इस न्यूज़ में हम देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे जैसे कि हम ये थोड़ा सा अगर देखेंगे बगल का जो न्यूज़ है, अनचेंज्ड टैक्स स्लैब्स इज डिसअपॉइंटिंग।
यहाँ पे ये है कि टैक्स स्लैब को रिटेन किया गया है और एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अपडेटेड रिटर्न. सो दिस ऑप्शन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, सो इट विल प्रोवाइड टैक्स पेयर, दे विल बी गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी कि अगर उन्होंने कोई रॉन्ग फाइलिंग की है पास्ट 2 ईयर्स में तो वो उसको करेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद जो सेकेंड है कि यहाँ पे एक पैरिटी लाया गया है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ by enhancing the limit of tax deduction from 10% to 14% on the employer's contribution. Employees contribution नहीं, employer's contribution in the national pension system. तो यहाँ पे होता है कि इस पेंशन सिस्टम में एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं. तो यहाँ पे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पहले से एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 14% था, बट स्टेट गवर्नमेंट के स्टाफ्स का ओनली 10% था. तो ये 10% को बढ़ा के 14% कर दिया गया है. देन द नेक्स्ट इज दैट जो एक टैक्स रिजीम है, कंसेशन जो है 15% टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड. जो ख़त्म होने वाला था March 31, 2023 में, उसको एक साल बढ़ा दिया गया है. नाउ इट इज़ March 31, 2024. उसके बाद अगर हम देखेंगे कस्टम ड्यूटी ऑन कट एंड पॉलिश डायमंड्स वो एंड जेमस्टोन्स, उसको अब रेड्यूस कर दिया गया है टू 5%. द नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑन सर्टन इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर श्रिम्प एक्वाकल्चर हैज़ बीन ऑल्सो रेड्यूस्ड. इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या होगा कि जो श्रिम्प एक्वाकल्चर, जो श्रिम्प का एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा. उसके बाद हमारे क्लाइमेट एक्शंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इट इज़ जो अनब्लेंडेड फ्यूल्स होंगे उनके ऊपर एक ज़्यादा एक्साइज लगेगा. दैट एक्साइज विल बी ₹2 पर लीटर फ्रॉम October 1, 2022. इसका मतलब टू मोटिवेट द ब्लेंडिंग फ्यूल. द नेक्स्ट इज IFC. सो द फुल फॉर्म ऑफ IFC इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन गिफ्ट सिटी. तो यहाँ पर अगर हम गिफ्ट सिटी देखेंगे तो गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टैक्स सिटी. तो यहाँ पे काफ़ी इनकम टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए हैं टू प्रमोट बिजनेस, न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी लेड बिजनेस, फाइनेंशियल टेक्निकल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा. यहाँ पे एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाएगा. The next is cooperative societies get tax surcharge relief. Alternate minimum tax / to 15%. Now this alternate minimum tax क्या होता है, तो दो टर्म्स होते हैं. एक होता है MAT, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एक होता है AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. MAT विच इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज पे लगता है, और AMT नॉन कॉर्पोरेट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर्स, तो ये नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे लगता है. ओके, तो अगर हम देखेंगे कि पहले क्या था कि जो AMT है विच इज़ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये पहले कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए 18.5% था, और कोऑपरेट सेक्टर्स के लिए जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स था वो अराउंड 15% था. तो अब इस 18.5% को घटा के 15% कर दिया गया है फॉर द लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन कोऑपरेटिव सेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर. नाउ अंडरस्टैंडिंग मैट कि ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता क्या है. तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी है, देयर इज सम कंपनी एंड विच इज़ क्लेमिंग एग्जेम्पशंस अंडर सर्टन इनकम टैक्स लॉ, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि वो कंपनी है, उसको काफ़ी सारे एग्जेम्पशंस मिल गए हैं, तो उसको अगर ऐसा हुआ कि उस कंपनी को इतने एग्जेम्पशंस मिल गए दैट कंपनी हैज़ नो टैक्स लायबिलिटी, दैट कंपनी हैज़ नो टैक्स लायबिलिटी, देन ऑल्सो दैट कंपनी हैज़ टू पे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स. ये बहुत ज़रूरी है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स. नाउ टैक्स इंसेंटिव टू स्टार्टअप्स एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर. तो जैसे कि हम देखेंगे कि जो स्टार्टअप्स हैं दे आर द न्यू ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, दे आर द न्यू इंजन्स ऑफ ग्रोथ, तो उनको बेनिफिट जो है उनको बढ़ा दिया गया है. तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप्स है इसको बढ़ा के फ्रॉम March 31, 2022 से March 31, 2023 तक
कर दिया गया है एंड दे विल बी एलिजिबल फॉर वेरियस टैक्स इंसेंटिव्स। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटले, डिफेंस आउटले। तो डिफेंस आउटले में पहले हमको ये समझना होगा कि डिफेंस आउटले इस तरीके से किया गया है कि डिफेंस इंडिजिनाइजेशन और डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो और इम्पोर्ट रेड्यूस हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमारी अगर इम्पोर्ट घटेगी तो हमारा फॉरेन करेंसी बचेगा। सेकंड, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है तो उससे हमारा जो है सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा डिफेंस सेक्टर में। सेकंड ये है कि जो इंडिया का जो डिफेंस नीड है हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। और जो थर्ड होता है कि एम्प्लॉयमेंट, वो भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्जिनल इंक्रीज हुआ है डिफेंस आउटले में। सो इट इज़ लाइक 4.43% हायर देन द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ लास्ट ईयर। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स मतलब जब भी बजट पास होता है तो उसमें एक होता है बजटेड एस्टिमेट, एक्चुअल एस्टिमेट एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट। तो एक बजटेड एस्टिमेट मतलब एक एजम्पशन होता है कि इतना खर्चा आएगा, एक्चुअल एस्टिमेट होता है कि इतना खर्चा लगभग आ रहा है। उसके बाद साल ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पता चलता है कि एग्जैक्टली ये खर्चा आया था। सो दैट इज़ कॉल्ड एज रिवाइज्ड एस्टिमेट। सो द रिवाइज्ड एस्टिमेट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इट इज़ 4.43% हायर। अगर हम बजट एस्टिमेट से कंपेयर करेंगे तो इट इज़ 9.8% हायर। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस है दैट इज़ ऑन एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन द कंट्री इटसेल्फ। टेक्सटाइल सेक्टर की हम बात करें, टेक्सटाइल सेक्टर एलोकेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय 8.1%। तो अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर में अगर इंडिया की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर इज़ फेसिंग अ challenge from various other countries like Bangladesh and Southeast Asian countries like Vietnam। तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात की गई है। तो उसी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंडर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, जिसको हम पीएम मित्रा भी कहते हैं, वो स्कीम लॉन्च किया गया था एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स पहले से ही लॉन्च कर दिया गया है। उसके साथ साथ अब हम लोगों ने देखा है कि देयर इज़ एन 8.1% इंक्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। और इसमें से अगर हम एलोकेशन देखेंगे तो ₹12,382 करोड़ इज़ फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ₹133.8 करोड़ इज़ फॉर टेक्सटाइल क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। ₹100 करोड़ फॉर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन एंड ₹15 करोड़ फॉर पीएम मित्रा स्कीम एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। द नेक्स्ट इज बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी फॉर फ्रेंड्स। जैसे कि अगर हम अर्बन सेंटर्स में देखेंगे तो अर्बन सेंटर में स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, तो हर जगह वी विल नॉट फाइंड दी चार्जिंग स्टेशन फॉर बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो वहाँ पे क्या होगा, देयर द गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड द बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, मतलब कि आपका जो डिप्लीटेड बैटरी है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो एक फुल्ली चार्ज्ड बैटरी के साथ। So there is a battery swapping policy which is going to come up, and now this is going to boost adoption of electric vehicles in India. There is already a program going on for boosting the manufacturing of electric vehicles in India, that is called as FAME. उसका phase 2 launch हो चुका है FAME program का। So the full form of FAME is faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle, and it has been extended till 31st March 2024. Now this FAME is under National Electric Mobility Mission Plan 2020, which was prepared by the Department of Heavy Industry. Now about the MSME sector। तो MSME sector का हम पहले से जानते हैं कि since COVID-19 there is a resource crunch in MSME sector। Now government had already come up with a program called as emergency credit line for MSME sector। तो ये जो प्रोग्राम है इसका जो एक्सटेंशन हो चुका है टिल मार्च 2023। तो इससे क्या होगा कि MSME सेक्टर्स दे कैन अवेल चीपर लोन्स टिल मार्च 2023। और इसमें जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स भी कवर हुआ है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप याद करेंगे कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर हैज़ सफर्ड अ लॉट ड्यू टू COVID-19 एंड इट हैज़ बिन इसको भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ एमरजेंसी क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम। द नेक्स्ट इज बजट गिव्स MEA फंड्स फॉर तालिबान रूल्ड अफगानिस्तान। तो यहाँ पे हमारे नेबरहुड में अगर हम देखेंगे तो म्यांमार है,
सो म्यांमार के लिए ₹600 करोड़ दिया गया है। भूटान को सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिला है, उसके बाद मॉरिशियस को मिला है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ₹600 करोड़ इज़ ऑल्सो फॉर अफगानिस्तान। नाउ द नेक्स्ट इज़ रूरल स्पेंडिंग स्लैकन्स। अब यहाँ पे हम लोगों को एक टेक्निकल चीज़ समझना होगा कि गवर्नमेंट का जो ये बजट है इट इज़ कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इकोनॉमी में दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट करने वाली है, एक होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर मतलब जो हम जैसे लोग जो खर्च करते हैं इकोनॉमी में, जिससे इकोनॉमी की बूस्ट होती है। यहाँ पे ये जो पूरा बजट है इट इज़ कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर प्रोजेक्ट्स टू रिवाइव द इकोनॉमी। पर जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, जिसको हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, इट इज़ स्टिल वेरी लो। अब उसमें अगर हम देखेंगे कि अगर प्राइवेट एक्सपेंडिचर को बूस्ट करना है तो डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा, और डिमांड को बूस्ट करने के लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन विच इज़ अराउंड 65 to 70% ऑफ इंडिया टोटल पॉपुलेशन, उनके लिए एक स्कीम है मनरेगा। मनरेगा क्या करता है कि वो रूरल डिमांड को बूस्ट करता है, जिसके वजह से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में वो भी इंक्रीज होता है। बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच शुड बी टेकन नोट ऑफ। तो अगर हम मनरेगा की बात करें तो ये इसका फंडिंग जो है डाउन गया है। हायर एजुकेशन विच हैज़ अगर हम देखेंगे तो अगर हम फंड की बात करें तो इट हैज़ स्लाइटली इंक्रीज ओनली बाई 0.1%। अगर हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी फंड डिक्रीज हुआ है बाई 0.3%, और स्कूल एजुकेशन में भी थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज है, दैट इज़ 0.2%। द नेक्स्ट इज द ग्रीन बॉन्ड्स टारगेट कार्बन न्यूट्रलिटी। सो फ्रेंड्स, हमने पहले भी जब हम COP26 कर रहे थे तो वहाँ पे इंडिया ने एक टारगेट दिया था दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम नेट ज़ीरो एमिटर बाय 2070। अगर हम US की बात करें तो दिस टारगेट इज़ 2050, चाइना की बात करें तो दिस टारगेट इज़ 2060, बट इंडिया के लिए द टारगेट इज़ 2070। नाउ गवर्नमेंट वांट्स इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन सेक्टर, तो उसके लिए द गवर्नमेंट हैज़ कम आउट विद द सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, ओके, विच इज़ लाइक the government will sell these green bonds, and whatever investment, whatever money the government will get, they are going to invest in green sectors. So the importance of green bond is that they are going to help the government to mobilize fund for clean energy. The next is CBDC, which we have already discussed. So the central bank is coming out with the central bank digital currency. हमने पहले भी पढ़ा था कि जो बिल पास हुआ था पहले दैट स्टॉप्स द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बिल्स, प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज, बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दैट विल बी अलाउड, ओके। और जो टैक्सेशन है अभी के लिए दैट हैज़ बीन केप्ट एट 30%। नाउ कमिंग टू द हेल्थ केयर सेक्टर, तो यहाँ पे 16% हाइक है इन हेल्थ केयर सेक्टर एलोकेशन, बट देयर इज़ लाइक ज़ीरो एलोकेशन फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड। कोविड-19 में हमने इसका यूज़ बहुत देखा था एमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड के लिए, बट यहाँ पे एलोकेशन को बढ़ाया नहीं गया है। द नेक्स्ट इज़ दैट द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम दैट इज़ नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। सो यहाँ पे क्या हुआ कि कोविड-19 के टाइम ये देखा गया कि पीपल दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। सो फॉर दैट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे क्या हुआ है कि नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। द नेक्स्ट इज़ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पहले से ही ड्रोन पॉलिसी निकाला हुआ है, वो हमने डिस्कस भी किया हुआ है। नाउ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग ड्रोन शक्ति फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। पर ड्रोन पॉलिसीज़ के लिए ड्रोन शक्ति को सक्सेस बनाने के लिए हमें ट्रेंड स्किल स्टाफ चाहिए। So startups which will be promoted to facilitate drone Shakti, they will require skilled trained staff. So courses for skilling will be started in selected ITIs across all the। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो जो एग्रीकल्चर है उसमें जो इस साल का जो बजटरी प्रोविज़न है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है।
तो इससे थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का अगर एलोकेशन रेड्यूस हुआ है तो इसका फ़र्क सीधा प्रोक्योरमेंट पे पड़ेगा। ओके, सो वी ऑलरेडी नो दैट इन इंडिया द प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इज स्क्यूड। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, बाकी का जो उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उनका शेयर प्रोक्योरमेंट में काफ़ी कम है। So this is going to have an impact. The next is natural farming finds fertile ground. तो इसका अनाउंसमेंट पिछले बजट में भी हुआ था। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस में है दैट इज़ अबाउट द 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलॉन्ग द गंगा विच विल बी प्रमोटेड फॉर नेचुरल फार्मिंग। सो नेचुरल फार्मिंग, जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। जीरो बेस्ड बजट नेचुरल फार्मिंग मतलब देयर विल बी नो यूज ऑफ केमिकल इन फार्मिंग एंड द input cost for the farmer will be zero. Now there is one person called as Subhash Palesar. Subhash Palesar in India is regarded as the father of zero based natural farming. Now as per the drone policy of civil aviation ministry, Kisan drones, they will be used in agriculture also, and there are other technology missions for agriculture. For example, Kisan drones will be used for crop assessment, digitization of land records, spraying of insecticides and nutrients. Now coming to railways, तो हम रेलवे का अगर देखेंगे बजटरी एलोकेशन तो दैट इज रुपीज़ 1.37 लाख करोड़, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले है दैट इज रुपीज़ 2.4 लाख करोड़ फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट करेंटली इंडियन रेलवे इज टारगेटिंग 98% ऑपरेटिंग रेशियो। सो 98% ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब हो जाता है कि अगर रेलवे इज इन्वेस्टिंग ₹1 और इफ़ द रेलवे इज इन्वेस्टिंग ₹100 इट इज़ गेटिंग ओनली 98 रुपीज़, मीन्स 2% के लॉस पे रेलवे इज ऑपरेटिंग। सो higher the operating ratio, higher will be the recovery of Indian Railway. Okay, the next is that 400 new generation Vande Bharat train is to be manufactured in 3 years. The next is that there will be one station one product scheme which will be announced, and this is going to help the local business and supply chain. Then 100 PM Gati Shakti cargo terminals will also be constructed. तो जो PM गति शक्ति जो है, इट इज़ अ स्कीम फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़। नाउ द नेक्स्ट इज दैट मनरेगा एलोकेशन इज कट बाय 25% टू ₹73,000 करोड़। तो अब इसका जो है इसका रिपरकशन क्या हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर। सो बेसिकली रूरल डिमांड की हम बात करते हैं। सो द रूरल डिमांड इज गोइंग टू रिमेन स्लगिश। नाउ private final consumption expenditure depends too much on this demand, so it can have the repercussion on the rural demand. तो यहाँ पे एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो ये होगा कि गवर्नमेंट ने पब्लिक एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाया जाएगा उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, एंड इन एडिटोरियल ऑल्सो दिस थिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड। द नेक्स्ट इज डिजिटल वेरासिटी एंड ई कंटेंट फॉर स्कूल्स हैज़ बीन प्लान्ड, एंड कोविड-19 में देखा गया कि और असर का भी हमने रिपोर्ट देखा था विच इज़ रिलीज्ड बाय एनुअल स्टेटस फॉर एजुकेशन रिपोर्ट विच इज़ रिलीज्ड बाय प्रथम NGO। इसमें भी हमने देखा था कि ओनली 25% ऑफ द स्टूडेंट हैड एक्सेस टू ऑनलाइन स्मार्ट डिवाइसेस सो दैट दे कैन एक्सेस देयर ऑनलाइन क्लासेस। तो इसको हम लोग कहते हैं डिजिटल डिवाइड। तो इस डिजिटल डिवाइड को सॉल्व करने के लिए ओके, सो दिस ई कंटेंट फॉर स्कूल्स, डिजिटल वेरासिटी ऑल हैज़ बीन प्लान्ड अप। Now friends, I am going to discuss this, all the editorial is related with budget only, so I will discuss the budget editorial with you. To understand all these editorials we have to understand the background. So we are going through a COVID-19 disruptions which had a huge impact on supply chain, और इसकी वजह से input cost across the sector बढ़ता चला गया, and there was a disruption in manufacturing and the prices they went up. At the same time there was loss of jobs. अब यहाँ पे क्या है कि देयर इज़ अ मैकेनिज्म वेयर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन द कैपिटल टू रिवाइव द इन्वेस्टमेंट।
ओके, सो कैपिटल कौन लगाएगा? गवर्नमेंट लगाएगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं, पहले गवर्नमेंट लगाएगी टू ब्रिंग इन द इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट कैपिटल लगाएगी then the private sector will come up with the investment because they have the backing of government capital. This process is called as crowding in. इसको हम कहते हैं crowding in. Once this process starts then the revival of economy can take place. अब गवर्नमेंट कौन से प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रही है टू रिवाइव द इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट इन द कंट्री? दैट इज पीएम गति शक्ति प्लान, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको अगर हम देखेंगे द बजट लिस्ट अ मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेस वेज, जहाँ पे 25,000 किलोमीटर्स का रोड बनेगा। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द 7 इंजन्स related to infrastructure. These are roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways and logistic infrastructure. जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड कॉस्ट से ज़्यादा है। इट इज़ अराउंड 13 to 14% इन इंडिया, और वो कुछ 8% के आसपास होना चाहिए। द नेक्स्ट इज कि द गवर्नमेंट इज फोकसिंग टू मच ऑन प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट एट द सेम टाइम इफ यू विल सी देन देर आर सर्टन सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स लाइक मनरेगा, जहाँ पे फिजिकल कंसोलिडेशन करने के लिए वहाँ पे जो एलोकेशन है वो डिक्रीज हो गया है। देन अगर हम डिफेंस आउटले की बात करें तो डिफेंस आउटले में इंडिजिनाइजेशन इज बिंग प्रमोटेड, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि दैट विल ब्रिंग मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। द नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, and the government is going to leverage blockchain technology for deepening the financial inclusion in the country. The next is intelligence bureau sees highest allocation in 7 years. तो अगर हम देखेंगे कि पिछले 7 साल में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का एलोकेशन है तो सबसे ज़्यादा है, एंड करेंटली इट इज़ ₹3,168 करोड़, एंड इट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 125%. The next is that all post offices are going to come under कोर बैंकिंग। तो यहाँ पे ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है ये चीज़, फाइनेंशियल इंक्लूजन से। सो टू एंश्योर एनी टाइम एनी वेयर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, द गवर्नमेंट हैज सेड दैट 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस दे आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ कोर बैंकिंग सिस्टम। आपने ये सुना भी होगा, इसको CBSB कहते हैं। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद द प्रोग्राम कॉल्ड ए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो जो हमारे बॉर्डर के पास के जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट डेफिसिट होता है, तो उन्हें डेवलप करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो यहाँ पे द सर्टन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर, रोड्स, देन डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन एंड एजुकेशनल चैनल्स एंड लाइवलीहुड जनरेशन सपोर्ट, ऑल दिस एक्टिविटीज विल बी टेकन अप. The next is general news that Lieutenant General Manoj Pandey is Vice Chief of Army Staff. तो ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, ये एग्जाम में काफ़ी आते हैं. सो ओवर हियर General Manoj Pandey, he will be the Vice Chief of Army Staff. Earlier he was serving as the Eastern Army Commander. Now coming over to the news of Myanmar. सो ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा. सो इन लास्ट फरवरी देयर वाज मिलिट्री कूप इन म्यांमार, एंड बिफोर द पार्लियामेंट कुड असेंबल देयर वाज अ मिलिट्री टेक ओवर, एंड रिसेंटली अ ट्रायल हैज़ बीन कंक्लूडेड वेयर सू काई हैज़ बीन शी इज़ फेसिंग चार्जेस एंड ओवर 100 years in jail. And after that there was a sanction from particularly 3 countries, United States, Britain and Canada, against those officials who have sanctioned Suu Kyi. तो यहाँ पे कुछ जनरल्स के नाम हैं जिनको वाशिंगटन ने मीन्स US ने जिनके खिलाफ सैंक्शन लगाया है. 2000 अटॉर्नी जनरल ठीडा ऊ, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस तुनतुन ऊ एंड एंटी करप्शन कमीशन चेयरमैन तिन ऊ. द नेक्स्ट इज जापान अडॉप्ट्स रिजोल्यूशन ऑन चाइना राइट सिचुएशन. तो यहाँ पे जापान के पार्लियामेंट ने एक ऐसा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है जहाँ पे उन्होंने कंसर्न जताया है अबाउट द राइट इश्यूज इन चाइना, देन ट्रीटमेंट ऑफ उइघुर मुस्लिम पॉपुलेशन एंड द एक्सट्राडिशन लॉज पास्ड इन हांगकांग. द नेक्स्ट इज एमनेस्टी लेबल्स इजराइल एज एन एपार्थाइड स्टेट. एपार्थाइड स्टेट मतलब
जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो स्टेट पॉलिसी होता है। फॉर एग्जांपल अर्लियर साउथ अफ्रीका वॉज एन एपर्थाइड स्टेट, तो यहाँ पे एमनेस्टी हैज़ लेबल्ड इजराइल एज एन एपर्थाइड स्टेट। यहाँ पे है कि पैलेस्टीनियंस जो हैं, अकॉर्डिंग टू एमनेस्टी, पैलेस्टीनियंस वेदर दे लिव इन गाज़ा, ईस्ट जेरूसलम और वेस्ट बैंक, they are treated as an inferior racial group and they are systematically deprived of their rights. The next is वन लाइनर न्यूज़ है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। तो युगांडा के ऑयल डील में चाइनीज़ और फ्रेंच के दो ऑयल कंपनीज ने $10 बिलियन प्रोजेक्ट को साइन किया है। जो फ्रांस कंपनी है दैट इज़ टोटल एनर्जी, और जो चाइना की कंपनी है दैट इज़ नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन। Here they are going to set up 1443 kilometer long pipeline. So friends, that's all for today. Have a nice day. Thank you.